अध्याय 5 देख रहे हैं। आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व में चरवाहे, इससे कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले ये आधुनिक विश्व का मतलब ये है कि हम कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ेंगे। जब अलग अलग यूरोपीय देशों की सत्ताएं थी अलग अलग देशों में, और वहां पर चरवाहों का क्या हाल था, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए चरवाहे क्या है। ये एक चित्र है जिसमें आप बहुत सारे जानवर देख रहे हैं। बहुत सारे जानवरों की हम बात करेंगे। इसमें आपको भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट, बहुत सारे जानवर जिनको कुछ लोग चराते हैं इसलिए कि उनका भरण पोषण हो सके, फिर इस इलाके से वो कहीं और चले जाते हैं। चरवाहे का मतलब यही है कि जो लोग चारा चरवाते हैं इन अलग अलग जानवरों को, और उनकी जिंदगी यहां से वहां होती रहती है। और ये पहले भी होता आया है, आज भी होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम जैसे ही मैं बोलूंगा आपको लगेगा हाँ हाँ मैंने जानते हैं, क्योंकि ये आपके इलाकों में जरूर आपने सुना होगा। इसमें बंजारे हैं, इसमें नोमैड्स हैं। नोमैड्स चरवाहे, इनकी मेन की फीचर ये होता है कि ये आज इस इलाके में है, कल ये इस इलाके में होंगे, फिर ये इस इलाके में होंगे। और ये जो ये इलाका चेंज करते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसको हम बहुत तफसील से बहुत डिटेल में देखेंगे। अगर मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, यहां पर चरवाहे हैं, लेकिन जैसे यहां बर्फ जम जाती है, ये बहुत तेज बारिश आती है, तो इन्हें यहां नीचे आना पड़ता है जानवरों के लिए, अपने लिए, खासतौर पे जानवरों के लिए। इन जानवरों को वो बेचते हैं। इन जानवरों के मिल्क प्रोडक्ट्स, जो दुग्ध, इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं, जानवरों को बेचते हैं। इनके इनके जो ऊन निकलता है, जैसे भेड़ वगैरह है, उनसे ऊन निकलता है वो बेचते हैं। तो बहुत सारे काम है उनके, एक ही चीज नहीं है, केवल चराने का काम नहीं है। इससे उनकी आजीविका चलती है, इससे उनकी जिंदगी चलती है। अब मान लीजिए कि किसी एक इलाके में वो चरा रहे हैं, या अचानक से बाढ़ आ गई या बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो इस तरफ जाएंगे। मान लीजिए वो इधर चरा रहे हैं और बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो जानवरों के लिए तो पौधे वगैरह नहीं मिलेंगे, तो उनको यहां जाना पड़ेगा। तो ये जो यहां से वहां जाना हो रहा है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है इस बात पे कि वहां का समय क्या है, वहां का जो आप ये कहें कि हरियाली समझ लें, क्योंकि हरियाली खाने के लिए चाहिए होती है खासतौर पे जानवरों को। वहां का मौसम कैसा है, वहां बरसात पड़ रही है, सूखा है, ये सब कारण है इधर से उधर जाना इनको पड़ता है। लेकिन यहां तक तो बात ठीक है। जैसे कॉलोनीज आई, जैसे ब्रिटिश आए, जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने क्या किया ऐसे ही। और जब हम इसके उत्तरार्ध में, इस चैप्टर के उत्तरार्ध में, आगे के पार्ट में जब हम देखेंगे कि अफ्रीका में क्या हुआ, क्योंकि हर जगह नोमैड्स हैं, एक जगह नहीं है ऐसा कि नोमैड्स हैं, हर जगह नोमैड्स हैं, हर जगह चरवाहे हैं, हर जगह इधर से उधर जाने वाले लोग हैं, बंजारे हैं। ये जो चित्र है ये पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती हुई भेड़ों का चित्र है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर करीबन 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एक विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं, यानी कि इन प्राकृतिक चारागाहों को ही हम बुग्याल कहते हैं। अगर आप वाकिफ हो उत्तराखंड से, उत्तराखंड एक राज्य है, उसकी राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड में दो भाग है, कुमाऊं और गढ़वाल। तो ये बुग्याल, जैसे वहां पर आप जाएंगे लोगों के नाम होंगे गिडलियाल, डबरियाल, और ऐसे नाम जैसे बंटियाल, ऐसे नाम होते हैं। तो ये बुग्याल उसी तरीके से आया हुआ है। अब जाड़ों में ये जो बर्फ है बहुत ढकी रहती है यहाँ पर इन इलाकों में, और अप्रैल के बाद ये बड़े हरे भरे हो जाते हैं। तो इस समय जो तलहटी है वहां पर घास, जड़ी बूटियां, जड़ें बहुत सारी होती है। तो मानसून तक इन चारागाहों में बहुत घनी हरियाली रहती है, छा जाती है, और बहुत बेहतरीन फूल यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये कारण है कि इस समय आपको यहाँ ज्यादा चरवाहे दिखाई देंगे। तो घुमंतु चरवाहे या घुमंतु चरवाहे, घुमंतु मतलब ये होता है घूमने वाले। वो ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, बल्कि रोटी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आपने कईयों को देखा होगा भेड़ बकरियों को झुंड ले जाते हुए
ऊंट और मवेशी ले जाते हुए, खास तौर पे अगर आप कश्मीर गए हो, कभी जम्मू कश्मीर गए हो या श्रीनगर गए हो, तो आपने देखा होगा कि जम्मू से लेकर, पठानकोट से लेकर श्रीनगर के रास्ते में बहुत बार आपको बहुत हजारों बकरियां या भेड़ें मिलती हैं और उनको चरवाहे ले जा रहे होते हैं, और कई बार आपको ट्रैफिक थोड़ा सा रुक जाता है। वो जो लोग होते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। होता यह है कि इन चीजों को हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं, क्या हो समय वॉर कैसे हुई, लड़ाइयां कैसे हुई, कौन राजा था, कौन वहां पर पॉलिटिशियन था, उद्योग कैसे थे, कृषि कैसे हुई, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इतिहास में चरवाहे हम कभी नहीं पढ़ते। किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया या ध्यान देना लोग नहीं चाहते कि ये लोग भी हैं, दुनिया में ये लोग भी हैं और इनका इस समय क्या हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे दो समाज हम लेंगे, और वहां जब उपनिवेशवाद हुआ यानी कि कॉलोनियल रूल हुआ, तो उन्होंने कॉलोनीज ने या फिर उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने इन समुदायों पर किस तरीके से असर डाला, और उनकी जिंदगी भी हम देखेंगे। तो पहले इनको जरा और गौर से समझते हैं कि ये घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही होती कैसी है। जरूर जैसे आप जम्मू कश्मीर के इलाके या आसपास के इलाके हो तो वहां पर आप जरूर जानते होंगे, सुना होगा, गुजर बकरवाल। ये भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। रेवड़ एक शब्द बार बार आएगा, तो इसको समझने की कोशिश करिए। रेवड़ रेवड़ मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रुप। एक यहाँ पर रेवड़ का शब्द आएगा, रेवड़ मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत सारे जानवर। अब ये समुदाय जो है पहले तो 19वीं सदी में यहां आए थे, पहले कई जगह भटकते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये गुजर बकरवाल वो यहीं के होके रह गए, यानी कि हिंदुस्तान में इन इलाके के, जम्मू और कश्मीर के होके रह गए। होता यह है कि जाड़ों के समय जो पहाड़ियां हैं बर्फ से ढक जाती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि शिवालिक की निचली पहाड़ियां, यानी कि जो, अब ये समझ लीजिए कि कश्मीर में होते हैं, ठंडा पड़ता है तो ये जम्मू की तरफ आ जाते हैं, इस तरीके से समझिए कि शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं। अब जो निचले इलाका यानी कि जो शिवालिक का एरिया मैं बता रहा हूं, खासतौर पे हम गुजर बकरवाल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो सूखी झाड़ियां होती हैं ये जानवरों के लिए बहुत बेहतरीन चारा बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। गर्मियों के जो चारागाह है जहां पर ये इनके जानवर चारा चर सके, ये एक साथ काफिला बना के चलते हैं। बहुत सारे लोग आपको एक साथ दिखेंगे। पीर पंजाल के जो दर्रे हैं उसको पार करते हुए ये कश्मीर की घाटी पहुंच जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां शुरू होती है और जो बर्फ जमी हुई है कश्मीर में वो पिघलने लगती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो यहाँ पर ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से यहां वहां वो होते रहते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मान लीजिए ये कश्मीर है, ये जम्मू का इलाका है या आसपास का इलाका शिवालिक का, तो कश्मीर में जब ठंड पड़ती है तो जम्मू चले आते हैं। जब जम्मू के आसपास का में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो यहाँ पर बहुत सुहावना मौसम हो जाता है, तो ये कश्मीर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये आना जाना करते हैं। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में गुर्जर का मंडप है। यहाँ पर मतलब रुकने के लिए कुछ समय के लिए ये रुकते हैं, घी निकालते हैं, उन्हें बेचते हैं, और आजकल क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है तो बसों और ट्रकों में भी ये अपना सामान लेके जाते हैं। और ये जो मंडप है बड़ी ऊंचाई पे होते हैं, 10,000 से लेकर 11,000 फुट की ऊंचाई तक होते हैं। और भैंसे यहाँ नहीं जा पाती, ध्यान रखिएगा, भैंसे इतनी ऊंचाई पे नहीं जा पाती। भैंसे इसलिए हम देखेंगे कि भैंसे वो लोग पालते हैं, वो लोग उन चरवाहों की बात करेंगे जो प्लेन एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में नहीं रहते। पहाड़ों में आपको बकरियां भेड़ी मिलेंगी। अब हिमाचल प्रदेश को देखें। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम इन सब की बात करें, मैं जरा एक आपको चित्र दिखाना चाहूंगा जिससे आप और समझ सकेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं। ये चित्र बहुत बहुत मददगार साबित होगा इसमें। ये भारत में चरवाहा समुदाय है। इसमें आप अलग अलग जिन जिन के बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में हम देखेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर में है, गुज्जर बकरवाल जाति इनको कहा जाता है, ट्राइब्स है ये। उसके नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको गद्दी मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। नीचे आप जाएंगे तो भूटिया और गुज्जर आपको मिलेंगे। ये आपको जो इलाके हैं उत्तराखंड इसके आसपास के इलाके हैं। फिर आप यहाँ जाएंगे बहुत फार ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में तो आपको मोनपा मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा और नीचे उड़ेंगे तो हमारा जो मध्य इलाका है, मध्य भारत कहते हैं जिनको, वहां पर बंजारे आपको मिलेंगे। और थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस तरफ जाएंगे राजस्थान की तरफ तो आपको रायका, और यहाँ गुजरात में मल्धारी वगैरह है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो साउथ में भी आपको धंगर, और नीचे आएंगे तो कुरमा, कुरबा, गोला।
तो ये इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं हम जिक्र करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब गुज्जर बकरवाल की बात की, अब हम बात करने वाले गद्दियों की। तो गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, वहां पर ये अपनी आसपास की रिहाइश रखते हैं, आते जाते हैं, चरते हैं, चराते हैं। तो जो पास का इलाका है यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पर गद्दी रहते हैं। यहाँ पर भी मौसम के उतार चढ़ाव के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से ये अपनी जगह बदलते हैं। वो भी जो शिवालिक की निचली पहाड़ियां हैं उसमें अपने मवेशियों को लेके आते हैं, झाड़ियों में चारा चरवाते हैं। अप्रैल जैसे ही आता है तो उत्तर की तरफ वो चले जाते हैं और पूरी गर्मियां या लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। दो जगह है, गर्मियां कहाँ बिताते हैं, लाहौल और स्पीति। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघल जाती है, ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं, तो फिर वो बहुत सारे अपने ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों पर वो निकल जाते हैं, यहाँ से लाहौल और स्पीति से वहां चले जाते हैं। फिर सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं और वापसी में फिर वे लाहौल और स्पीति, जो मैंने आपको गांव बताए, यहाँ पर ये फिर से कुछ समय के लिए रुकते हैं। और इस बीच वे जो गर्मी की जो फसल कट रही है और सर्दी की जो फसल है उसकी बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वे अपने रेवड़ यानी कि जो उनका झुंड है बकरियों या जो भी उन्होंने कैटल रखे हुए हैं, उन रेवड़ों को लेकर वो शिवालिक की पहाड़ियों में जो जाड़े वाले चरगाह है उसमें चले जाते हैं और फिर अगले अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे भाबर है, गढ़वाल और कुमायूं, जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड के इलाके हैं। उसके इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला जो शुष्क सूखा जंगल का इलाका भाबर कहलाता है। बुग्याल हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया, ऊंचे पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान है। जरा और थोड़ा सा अलग हटते अब आते हैं उत्तराखंड की तरफ, पूर्व की तरफ चलते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में जो गुज्जर चरवाहे हैं, सर्दियों में भाबर इसके जो सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान जो बुग्याल हमने बात की थी उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इनमें से बहुत सारे जो हरे भरे चारागाह है उनकी तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से जो उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे ये लोग हैं और वो यहीं पे बस गए। एक चित्र यहाँ पर देखिए, गद्दी भेड़ों के, ये वही उन्हीं गद्दियों की बात हो रही है जो लोग चरवाहे हैं या गुज्जर जैसे लोग हैं और ये इन भेड़ों का ऊन उतार रहे हैं। अब सर्दी गर्मी के हिसाब से आपने देखा कि किस तरीके से इनकी जगह चेंज हो रही है। जैसे अगर हिमालय के एरिया देखें आप तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी ये लोग हैं और ये क्या करते हैं कि मौसमी बदलाव जैसे होता है उसके हिसाब से अपने आप को खुद को ढालते हैं और अपने चरागाहों का जो भी इनको मिलता है उसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हरियाली खत्म हो जाती है और वो जमीन के काबिल नहीं हो उस समय के लिए तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस आवाजाही जो हो रही है, आना जाना हो रहा है, इससे क्या हो जाता है कि वो बहुत जुडिशियसली, मतलब बहुत दिमाग से और बहुत एक्सपीरियंस से वो लोग इधर उधर आते जाते हैं। अब हमने बात तो कर ली पहाड़ों, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि केवल ये जो समुदाय है ये पहाड़ों पे ही नहीं मिलता, पठारों और मैदानों और रेगिस्तानों में भी आपको ये मिलेंगे। धंगर, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, महाराष्ट्र, ये एक बड़ा जाना माना चरवाहा समुदाय है महाराष्ट्र का और इनकी आबादी अगर मैं कहूं तो 20वीं सदी की शुरुआत में 4,67,000 मतलब 4,67,000 इनकी आबादी थी और इनमें जो ज्यादातर जो गड़रिये थे या चरवाहे थे, लेकिन कुछ लोग अलग काम भी करते थे, जैसे कंबल है, चादरें इनका बनाना, कई लोग भैंस भी पालते थे। तो ये जो मध्य पठार है महाराष्ट्र का, वहां पर धंगर गड़ेरिये बरसात के दिनों में यहां रहते हैं। ये एक थोड़ा सा अर्धशुष्क यानी कि हाफ सूखा इलाका है जहां बारिश कम होती है और मिट्टी भी ज्यादा खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां हैं, बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ और उगता नहीं। तो मानसून में ये जो पट्टी है धंगरों के जानवरों के लिए एक बहुत विशाल चारागाह बन जाती है। अक्टूबर आते आते उसके आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते हैं और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं। महीने भर पैदल चलते हैं, उसके बाद भी अपने रेवड़ों को कहाँ ले जाते हैं, कोंकण में जाके। अच्छी बारिश और बहुत बेहतरीन वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, उसके बदौलत इस इलाके में काफी बेहतरीन खेती होती है। कोंकणी किसान भी इन लोगों का बहुत दिल खोल के स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते हैं उसी समय कोंकण
के किसान जो है खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल को उगा रहे होते हैं, या उसके लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता है उनको। खरीफ वो काट चुके होते हैं और रबी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसमें कुछ जो शब्द आए हैं वो बता दूं। रबी मतलब होता है जाड़ों की फसल, जिनकी कटाई कब होती है? मार्च में। जाड़े कब होते हैं हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलता है। तो मार्च के बाद कटाई शुरू होती है। रबी की फसलें होती है जो ठंड में होती है। खरीफ की फसलें होती हैं सितंबर अक्टूबर में जो कटती हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। और ठूंठ का मतलब ये होता है कि जब आपने फसल की कटाई कर दी, पेड़ पौधों की कटाई कर दी, उसके बाद जो उनकी जड़ बच जाती है उसे हम ठूंठ कहते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन हुआ कि ये अपने इलाकों से यहाँ कोंकण की तरफ चले आए ढंगर, और खरीफ की फसल वहां पर कटी हुई है, उनके जानवरों को बेहतरीन चीज मिल जाती है और ठूंठों को खाते हैं ये इनके जानवर। और उसके बाद जो ये अपना जो मल मूत्र है वहां गोबर वगैरह करते हैं, तो उससे उस जमीन को खाद भी मिल जाती है। बाकायदा जो कोंकणी किसान है वो धंगरों को चावल भी देते हैं, और जिन्हें देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां जो पठारी इलाका है वहां पर अनाज कम होता था। और जैसे ही बारिश शुरू होती, वैसे धंगर कोंकण और तटीय इलाकों को छोड़कर अपने जो सूखे पठार है जहां से वो आए हैं वहां पर वो चले जाते। क्योंकि ये जो भेड़े हैं, ध्यान रखिएगा, जो जानवर है ये भी डिसाइड होता है जानवर इससे कि किस जगह जाना है। क्योंकि अगर भेड़ की बात कर रहे हैं तो वो जो गीला मानसूनी हालत होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां ये भेड़े नहीं रह पाएंगे। उनमें बहुत सारा मतलब समझिए फर होता है, ऊन होता है उनके शरीर पे। थोड़ा और अलग चलते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो इनमें जो मवेशी है, भेड़ बकरियां और गड़ेरिया, यहाँ पर भी इनका बसेरा है। यहाँ पर जो समुदाय है उसका नाम है गोला। गोला मैंने आपको चित्र में दिखाया था। अब ये गाय भैंस पालते, देखिए थोड़ा सा अंतर होने लगा है। ऊपर अब गाय बकरी मतलब भेड़ बकरियां पाल रहे थे, यहाँ पर आते आते गाय भैंस हो गए। अगर ये गोला गाय भैंस पाल रहे हैं, लेकिन कुरमा और कुर्बा ये भेड़ बकरियां ही पालते हैं, और ये हाथ से बुने हुए कंबलों को बेचते हैं। अब ये और भी काम करते हैं, केवल यही काम नहीं करते। अब यहाँ पर सर्दी गर्मी के हिसाब से ये लोग इधर उधर नहीं जाते। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से इधर उधर जाते हैं, यानी कि अपनी जगह चेंज करते हैं। जैसे सूखे महीने में जो तटीय इलाका है उसकी तरफ ये चले जाते हैं, जैसी बरसात शुरू होती है वापस चल देते हैं। क्योंकि मानसून के दिनों में जो तटीय इलाका है वहां पर बड़ा गीला दलदली हालत हो जाती है, और वहां केवल भैंस ही रह सकती है। भैंसों को बड़ा पसंद आता है ये दलदली इलाका, बाकियों को नहीं। जो बाकी जानवर है वो सूखे पठार की ओर ले जाया जाता है, और बहुत जरूरी हो जाता है उनको ले जाना। अब चरवाहों में एक बड़ा नाम आपने सुना होगा कि ये बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो दुश्मनी की तो दुश्मनी की। बड़े अच्छे गाने इसमें बने, बड़ी पिक्चरें बनी है। तो बंजारे क्योंकि हमारे सेंट्रल इलाके में रहते हैं हिंदुस्तान के, तो चरवाहों में एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, सब हम इससे वाकिफ हैं, बंजारो कहते हैं उसको। तो बंजारा सेंट्रल, अगर आप मध्य भारत देखें, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं, और इनका काम भी इसी तरीके का है कि जानवर बेचते हैं, चीजें बेचते हैं, और इधर से उधर वो जाते रहते हैं। इनको भी चारागाह की खोज होती है। तो राजस्थान का इलाका मैंने आपको दिखाया था, वहां पर जो ये समुदाय रहता है उसको हम कहते हैं, रेगिस्तान में ये राई का समुदाय रहता है। अब यहाँ पर भी बारिश का कोई भरोसा तो होती नहीं, बहुत कम होती है, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है। तो बहुत सारे जो इलाके हैं उसमें तो बहुत दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं। तो इसके कारण जो राई का खेती के साथ चरवाही भी करते हैं। अगर ये खेती पे निर्भर रहे तो इनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, इसलिए साथ में चरवाही भी करते हैं। तो बरसात में जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये इसमें जो रायका है अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहां आराम से चारा मिल जाता है। लेकिन अक्टूबर जैसे ही आता है चारागाह सूखने लगते हैं, तो ये इस कारण से फिर ये दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, और फिर अगली बरसात जब आती है तभी लौटते हैं। तो रायकाओं में कुछ लोग ऊंट पालते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक साहब है। और कई जो रायका है वो भेड़ बकरियां भी पालते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो चरवाहा समुदाय है उनकी जिंदगी, उनका इधर उधर जाना, उनका जो भी भरण पोषण है वो बड़े काफी सोच विचार के साथ आगे बढ़ता है। हमने देखा कि ये बहुत जरूरी है कि जो रेवड़ वो ले जा रहे हैं, यानी कि जो कैटल वो ले जा रहे हैं, वो कितने दिनों तक कहाँ रह सकते हैं, कहाँ उन्हें पानी मिलेगा, कहाँ उन्हें खाना मिलेगा, कहाँ चारागाह मिलेगा, कहाँ पर उनकी मौसम के हिसाब से वो सही रह पाएंगे। अब ये भी चीज समझिए कि जिन इलाकों में वो जा रहे हैं वहां उनको छूट है कि नहीं, क्योंकि हम इस पे बहुत चर्चा करने वाले हैं। ये एक आप ये समझिए कि जब किसी जगह ये जाते हैं तो किसानों से अच्छे संबंध भी बनाने पड़ते हैं इनको, क्योंकि किसान ही तो अपनी जमीन या इलाका देगा कि भैया आइए यहाँ पर घास चर सकते हैं आप, है ना।
तो उसके साथ भी ये जिस भी इलाके में जा रहे हैं वहां पर इनको परमिशन तो होनी चाहिए कि उस इलाके में ये जानवर इनके खा पी सकें या फिर चर सकें। इस पे हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि औपनिवेशिक शासन जैसे ही हुआ ये चीज में सबसे बड़ी दिक्कत आई, यही चीज। यहाँ पर मैं आपको एक दो चित्र दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पश्चिमी राजस्थान में जो बलोत्रा है उसमें एक ऊंट का मेला है, बड़े करतब वर्तब दिखाए जाते हैं। रायका यहाँ पर ऊँटों को लेके आते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, खरीद फरोख्त हो रही है ऊँटों की यहाँ पर। और यहाँ पर ये पुष्कर का ऊँट मेला है, बड़ा फेमस मेला है, बड़े विदेशी यहाँ पर देखने आते हैं। ये इसमें कुछ चित्र ये है कि ये मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाले लोग हैं जो पुरानी चीजों को बताते हैं कि ताकि वो अपने रूट से, अपनी जमीनी हकीकत से जुड़े रहें। और यहाँ पर चरवाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे हैं। जो मैंने जहां पर बात शुरू खत्म की थी वही शुरू कर रहा। कहने का मतलब कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपको जगह चाहिए, जगह मिली, परमिशन मिली, तभी तो आप चरवाहागिरी कर पाएंगे। वहां पर अपने जो भी आपने ढोर डंगर जितने भी हैं आपके, वो आप उनको खाना पीना खिलवा पाएंगे, लेकिन परमिशन होनी चाहिए। औपनिवेशिक शासन के समय देखते हैं, कॉलोनियल रूल के समय क्या हुआ। औपनिवेशिक शासन के समय इसमें काफी चीजें चेंज हुई। चारागाह बहुत छोटे हो गए, इधर उधर आने जाने पर उन पे लोगों पे बंदिशें लगाई जाने लगी, उनसे कर लिया गया, टैक्स लिया गया, लगान लिया गया, और खेती में उनका हिस्सा घट गया, और उनका जो पेशा है, हुनर है, सब पे बहुत भारी असर पड़ा। लेकिन ये क्यों हुआ, मैंने बस 2-3 लाइनें बता दी, इसका मतलब ये है कि उन पर बहुत भारी असर पड़ा। लेकिन ये क्यों हुआ, अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया, या उपनिवेशवादों ने क्या किया उन लोगों ने, हम ये अफ्रीका में भी बात करेंगे। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है। पहली बात ये थी कि अंग्रेज सरकार जो चारागाह की खेती की जमीन है उसको तब्दील करना चाहती थी। देखिए, जमीन से उनको क्या मिलता था, लगान, टैक्स मिलता था। अब जो खेती का क्षेत्रफल अगर वो बढ़ाते हैं, वो अगर खेती की जमीन बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा कि उस जगह का उन्हें टैक्स मिलेगा, और जो उनकी फसलें हैं, जो उनके हिसाब की फसलें हैं, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, गेहूं हो गया, ये वाणिज्यिक फसलें जो होती है, वो अगर यहाँ पर लगाया जाएगा तो उन्हें भी फायदा होगा, और उनके बैक होम यानी इंग्लैंड को भी फायदा होगा। अब उनको ये समझ में नहीं आता था, मतलब उनको ये कभी समझ में नहीं आया कि ये जो बेकार जमीन पड़ी है, ना तो उसे लगान मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, इससे वो बिल्कुल बेकार मानते थे। अब उन्हें खेती के लायक बनाना आवश्यक था उनके हिसाब से, तो इन्होंने कानून कायदे के जरिए जो सरकार है, गैर खेती हर जमीन जो है उनको अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को वो जमीन सौंपी। अब कुछ लोगों को रियायत तो दी गई, लेकिन इस जमीन की खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर उन्होंने बढ़ावा भी दिया। उसके लिए क्या किया, एक मुखिया बना दिया बाकायदा, और जो कब्जे में ली गई जमीन ज्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिन्होंने जो नियमित रूप से इसका इस्तेमाल किया करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये इलाका, मान लीजिए चारागाह, जो चरवाहे हैं वो यहाँ पर आते थे, अपने जानवरों को यहाँ पर चरवाते थे, उसके बाद जब यहाँ रुक जाते थे, उसके बाद जब समय हो जाता था तो चले जाते थे। बात ये हो गई, अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं भाई, ये जो इलाका है ना, इसको आप जरा जमीनी इलाका बनाओ, मतलब खेती का इलाका बनाओ। अब ये खेती का इलाका बनाए तो ये तो जमीन इनके लिए कम हो गई है ना। जब जमीन कम हो गई तो ये कहाँ चराएंगे, क्योंकि ये तो खेती में आ गई। अब खेती की जमीन से इनको लगान मिलता था। एक और कारण समझिए इसको, पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यों उनको दिक्कत हुई। दूसरा ये है कि उन्होंने जो वन अधिनियम पारित किया, अब इसमें क्या किया कि कई जंगलों को उन्होंने आरक्षित घोषित कर दिया। वहां पर कौन सी उन्होंने पेड़ लगाए थे, देवदार और साल के पेड़ लगाए थे। अब इसमें जंगल में जो चरवाहे हैं उनको घुसने पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि उन्होंने उसको संरक्षित यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। अब देखिए, इन जंगलों में अब चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए। परंपरागत अधिकार का मतलब होता है परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर जो हमें अधिकार या हमें जो राइट्स मिलते हैं, लेकिन उन पे बहुत सारी उन्होंने बंदिशें भी लगा दी। अब उनको ये लगता था, जो अधिकारी है उनको लगता था कि पशु आएंगे तो जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी कोंपलों को ये खा लेते हैं, और जो चरवाहों के जो रेवड़ है ये पूरे इन पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। तो वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी को काफी बदला। अब उन्हें जंगलों में जाने के लिए रोक दिया जा रहा था, और जो पहले जो इलाका था बहुत जरूरी इनके लिए था, या फिर बहुत बहुमूल्य एरिया था, स्रोत था उनके कैटल को, ढोर डंगर को खाना पीना देने के लिए, वो जो है उस जगह को यहाँ पर
रोक लगा दी गई। अब अगर रोक भी नहीं लगाई दी, कहीं कहीं जाने दिया, तो बड़ी ऐसे जैसे लग रहा था जैसे उनपे सर्वेलेंस किया जा रहा है, बड़ी कड़ी नजर रखी जाती थी। परमिट लेना पड़ता था, तारीख बकायदा नोट होती थी, समय नोट होता था, किस समय कौन जा रहा है, कितने देर के लिए जा रहा है। अब जितने जानवर है उस हिसाब से उनको पैसे देना पड़ता थे, बकायदा उनको इसके अंदर एंटर करने के लिए भी उनको पैसा दिया जाता, पैसा देना पड़ता था अधिकारियों को। अब अगर आपने समय सीमा का उल्लंघन कर दिया, मान लीजिए 4 घंटे के लिए गए या 5 घंटे लग गए, तो लाइए पैसा दीजिए। तो ये एक बहुत बहुत बुरी चीज हुई उस समय। अब तीसरी बात ये है कि जो अंग्रेज अफसर है ना, ये जो घुमंतु किस्म के जो लोग हैं इधर से उधर, उनको ये समझते थे कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, मतलब उनको ये बड़ी शक की निगाह से देखते थे। देखिए, गांव में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो कारीगर हो, व्यापारी हो, वो सब एक जगह रह रहे हैं, है ना, तो उनको उन पे यकीन किया जा सकता है। लेकिन जो यहां से वहां जा रहे हैं, उनकी पहचान हम नहीं अंग्रेज कर पा रहे थे, उनका नियंत्रण ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो ये लोग जो है इधर से उधर जा रहे थे, उनको ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि ये घुमंतु जो अपराधी है और जो एक जगह बस के रह रहे हैं, वो शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाले हैं। तो उन्होंने बकायदा एक एक्ट भी पास कर दिया 1871 में। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित कर दिया। अब इसमें इस कानून में यह था कि दस्तकार, व्यापारी और चरवाहों के बहुत सारे जो समुदाय थे वो अपराधी समुदाय की लिस्ट में आ गए। उनको कुदरती और बकायदा कि ये जन्म से ही अपराधी है घोषित कर दिया गया। अब ये जैसे ही लागू हुआ, लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव और बस्तियों में बस जाने के लिए हुक्म दिया गया और उनकी बिना परमिट के आवाजाही आना जाना भी रोक दिया गया। अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा पुलिस की नजर रहने लगी। चौथा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये हो गया। अब चौथे पे चले आते हैं। चौथे पे देखिए, सबसे पहली चीज की अंग्रेजों को आमदनी बढ़ानी थी। अब वो क्या करते थे, उन्होंने जमीन पे, नहरों के पानी पे, नमक पे, कोई भी खरीद फरोख्त हो रही है चीज, मवेशियों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो भाई चरवाही टैक्स उन्होंने लगा दिया, हर एक मवेशी के हिसाब से टैक्स लगता था। तो बाकायदा ठेकेदारों को उन्होंने काम दिया कि हाँ, एक एक का टैक्स लो आप। अब जो ठेकेदार है प्राइवेट, वो कैसे काम करते हैं आप जानते हैं। तो 1880 के दशक तक आते आते सरकार के जो कारिंदे थे, उनके माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर या टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहा को एक बकायदा पास दिया जाता था, और किसी भी चरवाहा अगर दाखिल हो रहा है किसी चारागाह में, या एंटर हो रहा है जिस इलाके में उसको चराना है अपने जानवरों को, तो उसे टैक्स देना पड़ता था। अब जितने जानवर ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टैक्स दिया जाना पड़ता था उसको। तो किस तरीके से ये जो बदलाव हुए उससे इनकी जिंदगी ऐसी प्रभावित हुई, आप खुद समझ सकते हैं। इसकी हम चर्चा कैसे करें, क्या करें, क्योंकि आप इन चारों कारणों से देख सकते हैं उनकी जिंदगी कितनी दुखदाई हो गई थी। तो जैसे जैसे सरकारी कब्जों में ये खेत, मतलब जो जमीन थी वो खेतों में बदलने लगी, वैसे वैसे चारागाह का एरिया कम होने लगा, सिकुड़ने लगा, और जंगलों में आरक्षण हो गया। तो गड़ेरिया पशुपालक अब उस जगह जा नहीं सकते, आजादी से वो अपने ढोर डंगर या जानवरों को चरा नहीं सकते। तो जब चरागाह खेतों में बदल गए, तो अब हुआ ये, देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये इलाका है ना, यहाँ पर ये इलाके हैं। तो कोई जैसे मान लीजिए एक समुदाय यहाँ आके चरा लेगा, एक समुदाय यहाँ आके चरा लेगा, एक समुदाय यहाँ आके चरा लेगा। अब मान लीजिए ये इतना इलाका जो है पूरा का पूरा खेती में चला गया, तो यही बचा। तो ये तीनों जो है वो यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, यानी कि इसी इलाके में बहुत सारे जानवर आ जाएंगे। तो जैसी ये चीजें अंग्रेजों ने लागू की, तो भाई एक ही इलाके में बहुत सारे जानवर आने लगे, तादाद बहुत सारी बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे जानवर वहां पर आ रहे हैं, तो चीजें भी जल्दी खत्म हो जा रही थी। तो जो चीज, जैसे चरवाहा यहाँ पर आते थे फिर चले जाते थे, फिर ये जगह हरी भरी हो जाती थी, ऐसा तो नहीं होने लगा, और आवाजाही पे भी बंदिश हो गई इनकी। तो इस तरीके से जो चारागाहों का स्तर है वो भी गिरने लगा, जानवरों को कम चारा मिलने लगा और उनकी सेहत गिरने लगी। उससे क्या होगा, उसके बाद अकाल भी पड़ा, तो जानवर कमजोर हो गए, भूख से मरने लगे, संख्या भी उनकी कम होने लगी। तो चरवाहों ने फिर ये जो बदलाव हुए उनका सामना कैसे किया, बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई। कुछ चरवाहों ने क्या किया, अपनी जानवरों की संख्या कम कर दी। कई लोगों ने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान तो बचे नहीं थे,
तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने वो कर दिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले जो राइका है वो दूसरी जगह चले गए, क्योंकि अब देखिए 1947 में वो सिंध में दाखिल हो सकते थे, लेकिन उसके बाद सिंध नदी के किनारे पे जहां वो चरा सकते थे, भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उनके बीच में एक सीमा रेखा खींच दी गई, तो उस जगह तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने नई जगह ढूंढी। अब ये हरियाणा में के खेतों में आने लगे, जहाँ कटाई के बाद जो खाली खेत है वहां पर वो मवेशियों को चराते थे। इस समय खेतों में वाकई में खाद की भी जरूरत होती थी, मलमूत्र से खाद मिलती थी। उसके बाद क्या किया, कई चरवाहों ने जमीन खरीद ली, वो वहीं पर रहने लगे। वो जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वह सूदखोरों के ब्याज लेकर, कर्ज लेकर दिन काटने लगे। तो बहुत सारे मवेशी उनके हाथ से चले गए, कई मजदूर बन के रह गए और वे खेतों या छोटे कस्बों में मजदूरी करने लगे। इसके बावजूद चरवाहे आज भी हैं और बाकायदा उनकी जो नंबर है, संख्या में, उसमें बढ़ोतरी हुई है। आप ये देखें, ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली, ये चली जा रही, क्योंकि हमारे जमाने से चली आ रही, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग नेशन है। जब डेवलप्ड हो जाएगा तब की बात देखी जाएगी। अब ये समझिए कि ये यहीं की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, और जगह जहां जहां उपनिवेश था वहां क्या क्या हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे बाकी देशों ने यहाँ पर चरवाहे कैसे थे, उनकी जिंदगी क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया जब ऐसी चीजें हुई। पहले हमने हिंदुस्तान के बारे में बात की, और सभी इलाकों में जो चरवाहे हैं, जो समुदाय है, घुमंतु समुदाय, बंजारे मध्य में जो लोग हैं, तो उनमें क्या क्या असर पड़ा जब उपनिवेशवाद हुआ, और उन्होंने किस तरीके से ये इसका सामना किया या क्या समाधान निकाले, यही चीज हम अफ्रीका में देखेंगे। तो अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा था, पहले ये बताना चाहूंगा मैं आपको, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि वो इलाका देख लें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अफ्रीका का इलाका है, और यहाँ पर जो अलग अलग प्रजातियां हैं, जो घुमंतु, जो हाँ जिनको हम बंजारा बोलते हैं, तो यहाँ पर बर्बेर्स, बेदुइन, मूर्स, ताउरंग, बोदा बेफुलानी, काबाबिश, बेजा, डानानकिल, सोमाली, हेरेरो, तस्वाना, जुलू और नामा। तो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो अफ्रीका में एक चरवाहा समुदाय है, और ये मसाई समुदाय है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कीनिया और तंजानिया, इसमें मसाइयों का इलाका दिखाया गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो जैसे हमने देखा कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, अब अफ्रीका, जहां पर दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है, आधी से ज्यादा, और आज भी अगर देखा जाए तो अफ्रीका में 2.25 करोड़ लोग इन चरवाही गतिविधियों से ही रोजी रोटी कमाते हैं। जैसे हमने अभी मैप पे देखा, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, ऐसे बहुत जाने माने समुदाय इसमें शामिल हैं। और ये, क्योंकि अगर आप देखें इसका लोकेशन, तो मध्य रेखा के बहुत आसपास है, विषुवत वृत्त के रेखा के आसपास है, यानी कि अगर मैं इक्वेटर कहूं, तो यहाँ पर जो इलाका है वो गर्म रहता है मोस्टली। तो अर्ध शुष्क घास, इसके मैदान है, सूखे रेगिस्तान है यहाँ पर, जहां पर वर्षा के अनुसार से खेती करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं, और फिर उनका दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन बेचते हैं। बाकी और भी काम करते हैं, जैसे यातायात संबंधी हो गया, या और भी कोई धंधा करते हैं, खेती भी करते हैं। तो किस तरीके से हिंदुस्तान और अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी ने औपनिवेशिक काल और उसके बाद, उत्तर औपनिवेशिक काल का मतलब होता है औपनिवेशिक काल के बाद में क्या प्रभाव डाले, ये बदलावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब पहले मैं एक बात बताता हूं, ये एक मसाई लैंड है। यहाँ पर आप किलिमंजारो पहाड़ देख रहे हैं। अब परिस्थितियां जब बदली, तब ये लोग, मसाई लोग, मक्का, चावल, आलू, गोभी और भी जो खाद्य पदार्थ है उन पर निर्भर होते जा रहे हैं अभी। और इसके पहले कुछ और था, ये हल चलाना जो प्रकृति के विरुद्ध मानते थे, फसल उगाने के लिए हल चलाना जमीन पे, इसको विरुद्ध मानते थे। लेकिन अब चीजें
चेंज हुई हैं, तब्दील हुई हैं। तो ये जो परिवर्तन हमने देखे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक इतने सारे समुदाय हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक खास समुदाय मसाई, जिनका हम नाम ले रहे हैं, उनको देखते हैं। तो मसाई ये जो एरिया है कीनिया और तंजानिया, इसमें ये रहते थे और रहते हैं। तो मसाई पशुपालक मोटे तौर पर, जैसे मैंने कहा, पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। तो 3 लाख करीब दक्षिणी कीनिया में, और करीब अगर आप समझे कि 1.5 लाख करीब ये तंजानिया में रहते हैं। तो दोनों ही इलाकों में ये आपको मिलेंगे। और फिर उसके बाद जैसे उनके ऊपर पाबंदियां थोपी गई, बंदिशें आई, तो क्या क्या इनके ऊपर हुआ। और उसके बाद सूखा जब आया, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहाँ पर सूखा या बरसात बहुत कम होती है, तो सूखा आता है। तो कैसे चीज़ें बदली, पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक तंजानिया इलाका है, जिसको तंजानिया कैसे कैसे बना, इसको बताता हूँ। ये तांगानिका, ब्रिटेन ने जो पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके दौरान यहाँ पर उस इलाके पे कब्जा कर लिया, जिसपे पहले जर्मन ईस्ट अफ्रीका इस इलाके को कहा जाता था। तो 1919 में ये जो तांगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, और 1961 में इसको आज़ादी मिली, और 1964 में जंजीबार में इसके साथ मिल गया। ये इलाका जंजीबार के साथ मिला दिया गया। फिर दोनों का नाम जो है फाइनल तंजानिया रखा गया। अब चारागाहों का क्या हुआ, उस एरिया का क्या हुआ जहां पर चारा चरते थे पशु, क्योंकि चारागाह सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले जो मसाई लैंड, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वो उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान, यानी कि स्टेपीज, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के जो साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, उन्होंने अफ्रीका को कब्जे में करने के लिए बहुत जबरदस्त मारकाट की, और बहुत सारे इलाकों पे कब्जा करके उसे उपनिवेशों में, कॉलोनीज में तब्दील कर दिया। तो जो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका, इसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींच ली गई, और खींचकर जो मसाई लैंड है, उनको 2 बराबर बिल्कुल भाग में टुकड़े इसके कर दिए गए। और उसके बाद गोरों को बसाने के लिए जो चारागाह है, उन पर कब्जा किया गया, और मसाइयों को बहुत एक छोटे इलाका जो दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया में आता है, वहां पर ढकेल दिया गया, समेट दिया गया। अब जो इनके पास जमीन थी, आप सोचिए, औपनिवेशिक शासन के बाद इनके पास जो जमीन थी, उसका 60%, 60% हिस्सा जो है, वो इनसे 60% हिस्सा इनसे ले लिया गया। अब ऐसी इलाके में इनको ढकेल दिया गया या कैद कर दिया गया, जो बहुत सूखे थे, और ना बारिश हो रही थी, ना ही अच्छे चारागाह यहाँ पर थे। फिर जो 19वीं सदी के जो अंतिम साल है, उसमें ब्रिटिश जो कॉलोनीज है, या कॉलोनियल जो सरकार है, उसने पूर्वी अफ्रीका में भी जो स्थानीय किसान है, उनको कहा कि आप अपना एरिया बढ़ाइए। तो जैसे जैसे खेती का इलाका बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, उससे फिर से इनकी जो चारागाही वाला एरिया है, वो कम हो गया। और जो मसाई बड़े ताकतवर हुआ करते थे पड़ोसियों से, वो बिल्कुल तब्दील हो गया, ये सब चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि चारागाह उनके कम हो गए। और बहुत सारे जो चारागाह है, उनको शिकारगाह बना दिया गया, यानी कि हंटिंग एरिया बना दिया गया इन्होंने, औपनिवेशिक सरकार ने। तो कीनिया में जो मसाई मारा और जो सांबुरू नेशनल पार्क है, तंजानिया का बड़ा फेमस पार्क है, सेरेनगेटी, ये आज भी आप सुनते होंगे। ये जो शिकारगाह जो है, ऐसे ही अस्तित्व में आए हैं, ऐसे ही बने हैं। यहाँ पर ये चरवाहे आ जा नहीं सकते थे, न शिकार कर सकते थे, न जानवरों को चरा सकते थे। अब ये वो वाले जंगल थे जहाँ पर ये वो वाला काम, जहाँ चरवाही किया कर सकते थे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जो सेरेनगेटी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, उसका 14,760 ये वर्ग किलोमीटर यानी एरिया, इससे भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों को कब्जा करके लिया गया है। अब देखें, यहाँ पर ये मसाई दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर घास नहीं है, चीजें नहीं है, तो कैसे कैसे वो अपने अपने पशुओं को खिलाएंगे पिलाएंगे, और कैसे वो जिएंगे। और बहुत सारी चीज, जैसे आसपास के जो नेशनल पार्क बनाए गए, उस इलाकों को के पानी वानी या फिर सिंचाई परियोजना का उपयोग भी ये नहीं कर सकते थे। ये सारा का सारा जो रिसोर्सेस थे, वो किसके पास जाते थे, वो इन नेशनल पार्क के लिए थे, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इनकी कमाई होती है। 24 करोड़ कीनियन शिलिंग, यानी कि लगभग
35 लाख अमेरिकी डॉलर। देखिए इतना करीबन पैसा मिल जाता है। ये भी एक चित्र है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मसाई ये नाम कैसे बना है। मसाई माँ शब्द से बना है। माँ वहाँ पर मतलब होता है माँ साई, यानी कि माँ साई, माँ मतलब मेरे और साई मतलब मेरे लोग। तो ये दूध और मांस पे आश्रित लोग हैं, और क्योंकि ऊंचा तापमान है, कम वर्षा, इसके कारण जो जो बिल्कुल शुष्क यानी कि ड्राई और धूल से भरे बेहद गर्म इलाके ये हैं जिसमें ये काम करते थे। जैसे मैंने बताया विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के पास का इलाका है, और बहुत सारे जानवर हलाक भी हो जाते हैं इसमें। तो ये इनका इलाका है, कैसे वो जीते थे। अब हुआ ये कि अच्छे चारागाह और जल संसाधन उनके हाथ से निकल गए। इससे क्या हुआ कि छोटे जो इलाके हैं जो उनके हाथ में थे, उस पर दबाव बढ़ गया। जैसे हमने पहले हिंदुस्तान में भी देखा था कि जैसे खेती का एरिया बढ़ गया तो बहुत सारे जानवर जिन चारागाहों में आते थे वो चारागाह थोड़े से ही थे। तो एक ही छोटे स्तर पे अगर चारागाह बनेगा तो उसका स्तर गिरेगा। मवेशियों का पेट भरना इतना आसान तो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मवेशी आ जाएंगे, बहुत सारे चरवाहे वहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद सरहदें भी बंद कर दी गई इनके लिए। अब पहले ये था कि 19वीं सदी में चरवाहे बहुत बहुत बड़े एरिया में चरवाही करते थे, अपने रेवड़ को लेके बहुत अच्छी जगह उनके पास थी। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी के जो दशक थे उसमें जो कॉलोनियल सरकार है, औपनिवेशिक सरकार, उन्होंने आवाजाही पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी। अब वो विशेष आरक्षित इलाकों में मसाइयों को जो चरवाहे हैं, जो मसाई की तरह जो अन्य चरवाहे हैं, उनको बड़े स्पेशल एरिया में रख दिया गया कि ये आपका इलाका है, इस इलाका के आप आसपास आर पार नहीं जा सकते, स्पेशल परमिट आपको दिया जाएगा। इतना आसान भी नहीं था इस परमिट को लेना। बहुत सारी बाधाएं उन्होंने झेली और तंग भी उनको किया जाता था, और अगर नहीं उन्होंने ये रूल्स फॉलो किए तो उनको सज़ा भी मिलती थी। अब चरवाहे गोरों का जो वाइट्स है उनके इलाकों में जो खासतौर पे बाजार है उसमें उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, वो आ नहीं सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, और बहुत बुरा खतरनाक और बर्बर इनके साथ एक तरीके से समझ लीजिए व्यवहार होता था। लेकिन बाहर जो यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर है वो इन्हें मतलब उल्टा इन्हें खतरनाक और बर्बर मानते थे कि ये लोग बर्बर हैं, तो उनसे नजदीक ही नहीं रखते थे गोरे। लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि रहना तो वही है, तो अगर रोड बननी है, शहर जो भी काम होना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें तो श्रम किससे लेंगे? इन्हीं लोगों से लेंगे जो वहाँ के नेटिव्स हैं। अब जो नई सरहदें बना दी गई, नए जो बाउंड्रीज बना दी गए, उससे बहुत प्रताड़ित हुए। एक तरीके से उनको लगा कि कैद हो गए। अब अपना ही इलाका है, अपने वही लोग वहाँ के लोग मेन लोग हैं, और वो कैद होके रह गए। तो इससे उनकी चरवाही पे तो असर पड़ा ही पड़ा, और उसके साथ जो व्यापार वो करते थे चीज़ों का, उस पर भी बहुत भारी असर पड़ा। तो पहले तो ये अब तक तो ये केवल चरवाहे मवेशी ही चराते थे और थोड़ा बहुत व्यवसाय भी करते थे, लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक शासन ने उन पे बंदिशें लगा दी, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया। अब इलाका बार बार समझिएगा, इलाका जो है ये अफ्रीका इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसी जगह आता है अर्थ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सूखा वहाँ पर पड़ता है। और सूखा अगर होगा तो जो ज़रूरी ये है कि जो मवेशी हैं उनको हरियाली वाली जगह में लाया जाए। अगर वो हरियाली जगह में नहीं लाएंगे, यानी कि घुमंतु स्वभाव इसीलिए तो होता है कि यहाँ से वहाँ गए, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है जिस समय, वहाँ से दूसरी जगह ले गए, फिर वहाँ पर अगर गर्मी आ गई तो दूसरी जगह ले गए। तो ये इस तरीके से इनका जो स्वभाव है उसी से वो अपने आप को बचा सकते थे और साथ में इनको मवेशियों को बचा सकते थे। लेकिन जैसे ही निश्चित इलाके में इनको कैद कर दिया गया जो औपनिवेशिक शासन में, और यहाँ से वहाँ वो नए नए रास्तों के लिए वो भटकने लगे। अब बेहतरीन चारागाह तो उनके पास से चले गए, उनको ऐसी जगह पे एक अर्धशुष्क पट्टी में रहने पे मजबूर कर दिया गया जहाँ पर सूखा हमेशा जिसकी पड़ता था, आशंका हमेशा बनी रहती थी। अब अच्छा चारागाह मिलने के लिए मैंने जैसे बताया इधर उधर इनको जाना पड़ा, लेकिन जा तो नहीं पाए क्योंकि इनको एक एरिया, अब गोरों ने बहुत सारा एरिया ले लिया, इनके लिए बहुत कम एरिया छोड़ा। तो बहुत सारे जानवर जो है भूख और बीमारियों से मर जाते थे। एक एग्जांपल अगर आप दूं तो 1930 में जो कीनिया के मसाई है उनके पास 7,20,000 मवेशी थे, 8,20,000 भेड़ थे और 1,71,000 गधे थे। लेकिन 1933 और 1934 देखिए 2 ही साल में
इनके इनके जो सूखा जो पड़ा उसके बाद ये जानवर केवल आधे रह गए, और जो चरने की ज़मीन है वो तो सिकुड़ गई, और उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा इन पे असर पड़ा, जानवरों पे ख़ास तौर पे। अब सब पे कैसा असर पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ जगह है वहाँ पर, या कुछ समुदाय या उनके बीच में जो फॉर्मेशन था उसमें क्या असर पड़ा उसको देखिए। जो औपनिवेशिक काल है उसमें जो बाकी इलाके हैं स्थानों की तरह जो मसाई लैंड है, उसमें भी कई जो बदलाव आए, उनसे कई चरवाहों पर असर पड़ा। पहले समझिए कि उपनिवेश बनने के पहले जो मसाई समाज की हम बात कर रहे हैं वो दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, मतलब दो भाग में बटा था। एक थे वरिष्ठ जन जिन्हें एल्डर्स कहा जाता था, और एक थे योद्धा यानी कि वॉरियर्स। तो जो एल्डर्स थे उनका काम था कि विचार विमर्श करना और किस तरीके से समुदाय को रखा जाए, कैसे चलाया जाए, ये डिस्कस करते थे। योद्धाओं का काम था कि वो नौजवान थे, मतलब बलिष्ठ जो होते थे नए लड़के, वो अपने कबीलों की हिफाजत करते थे और लड़ाई करते थे, और साथ में वो दूसरे कबीलों से मवेशी छीन कर लाते थे। मतलब क्योंकि वहाँ कानून वानून तो था नहीं, तो वहाँ वो मवेशियों को, जितना ज़्यादा मवेशी हो उतना ताकतवर, तो मवेशियों को लेके आने का काम या छीन के आने का काम इनका होता था। तो ये समझ लीजिए कि हमेशा जो योद्धा जो भी काम करे, ये अच्छा, ये मर्दानगी का भी सबूत होता था। जो इसमें दिखाता था कि हाँ मैं इतने सारे मवेशी छीन के ले आया, वो मर्दानगी का सबूत था, लेकिन फिर भी ये रहते थे एल्डर्स के नीचे ही। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मसाई के जो मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या ऐसे फैसले लिए जिससे असर पड़ा। उन्होंने क्या किया, कई मसाई मसाई जो है उनके उप समूहों के मुखिया यानी कि लीडर तय कर दी, और अपने अपने जो कबीले हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हें दे दी। उसके बाद उन्होंने जो ये योद्धा हमला और लड़ाई करते थे उस पर पाबंदी लगा दी। तो इससे क्या हुआ, वरिष्ठ जन और योद्धा दोनों की परंपरागत जो सत्ता चली आ रही थी उसमें कमजोरी हो गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने ये जो मुखिया बनाए थे वो अपना काम करने लगे, क्योंकि उनके पास तो एक नियमित आमदनी थी जो अंग्रेजी सरकार या उपनिवेश से आ रही थी। उन्होंने जानवर खरीदे, साजो सामान खरीदे, बाकायदा उनके घर वो शहर चले गए, वहां पर अपना अच्छा पैसा कमाते थे, बीवी बच्चे गांव में रहते थे, और मतलब अच्छी तरीके से वो आमदनी कमा रहे थे जिनको मुखिया बनाया गया था। अब जो चरवाहों की अगर जिंदगी देखें, जो केवल जानवरों के सहारे जिंदगी व्यतीत करते थे, उनकी हालत तो बहुत अलग थी, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। वो कर्ज ले लेके काम किया करते थे, या फिर इधर उधर छोटा मोटा काम कर लिया, या कोयला जलाने का काम कर लिया, या कोई भवन निर्माण का काम कर लिया, वो करना पड़ता था। तो इस तरीके से मसाई समाज के जो दोनों स्तर है उसमें बदलाव आया। पहला जो है कि वरिष्ठ जन और योद्धा जो है उनके बीच में जो फर्क था वो तो पूरी तरह खत्म हो गया। खत्म नहीं भी हुआ तो अस्त व्यस्त तो जरूर हो गया। दूसरा, जैसे मुखिया हो गए या फिर जो मेन लोग हो गए जिनको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, वो अमीर होते गए और बाकी लोग गरीब होते गए। तो दोनों जो हमने जानकारी ली हिंदुस्तान की और अफ्रीका की, उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी बदलाव आया आधुनिक विश्व में, खास तौर पे औपनिवेशिक काल में, उसमें चरवाहा समुदायों पे बहुत असर पड़े। जो कानून उन पे लगाए गए या सीमाएं बांध दी गई, उससे उनका चरवाही का काम बहुत मुश्किल हो गया। सूखा जब पड़ता था तो बहुत ही दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ देते थे। आने जाने की बंदिशें थी उनके लिए, तो उनको नया चारागाह ढूंढना पड़ता था। लेकिन चरवाहे कुछ तो हैं ऐसे जिन्होंने अपने आप को खुद इस हिसाब से ढाल लिया। वो अपनी आवाजाही का रास्ता बदल देते थे, और क्योंकि उनको ऐसे कई, जैसे मसाई मैंने कहा, और बाकी ऐसे समुदाय हैं जो राजनीतिक दबाव भी डाल लेते थे, और इनका संघर्ष जारी रहा, और अपना हिस्सा भी इन्होंने मांगा, ऐसी बात नहीं। तो चरवाहे, ध्यान रखिए, ये अतीत के कोई अवशेष नहीं है कि हाँ ये बचे कुछ हैं। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही रह सकते हैं और यही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो पर्यावरणवादी है या अर्थशास्त्री काफ़ी गंभीरता से लेते हैं इस चीज़ को, कि जो घुमंतू चरवाहों की जो जीवन शैली है, दुनिया के जो बहुत सारे पहाड़ हैं और सूखे इलाके हैं, उसमें जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो ये जयपुर राजमार्ग पर आप देखिए, रायका गडेरिया जा रहे हैं। ऐसी, जैसे मैंने बताया था आपको, जम्मू से आप जब श्रीनगर जाए तो बहुत सारे आपको गुजर बकरवाल वहाँ आपको दिख जाएंगे।
तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से चरवाहों की ज़िंदगी में चेंज आया, औपनिवेशिक काल में क्या-क्या हुआ, और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि चरवाहों की ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। केवल हम बाकी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में या इतिहास में बात कर लेते हैं, लेकिन हर समुदाय, हर समूह के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।